बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 ICS पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग शुरू करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। और इसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड प्रिंटफ फंक्शन। स्टैंडर्ड इनपुट किसको कहा जाता है? स्टैंडर्ड कहा जाता है कि एक मायार ऐसा कि जिसको सारे फॉलो करते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट वो टर्म है जो रेफर्स करती है टू द इनपुट बाय यूजिंग द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड को यूज़ करते हुए जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनपुट। इस स्टैंडर्ड इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस को भी देखें तो वहाँ पर भी जब आपने कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है, कोई सिंबल टाइप करना होता है, तो आप किसको यूज करते हैं? कीबोर्ड को। मोर ओवर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर हम इतना ही लिखते हैं कि द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट बाय यूजिंग कीबोर्ड। इनपुट फंक्शंस हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हमने सी लैंग्वेज के थ्रू अपने प्रोग्राम्स को कोई वेरिएबल को वैल्यू इनपुट करवानी होती है तो तब हम सी लैंग्वेज के फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, इनपुट फंक्शंस को। तो ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपके पास सिंपली ऐसे भी आ सकता है, लिस्ट इनपुट फंक्शन या लिस्ट द नेम ऑफ इनपुट फंक्शंस। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो फंक्शंस कौन से हैं? वो है scanf, getch, getche एंड gets। और इस चैप्टर में हमने इन्हीं चारों फंक्शंस की डिटेल करनी है और इसके साथ साथ हम किन फंक्शंस को करेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस को। तो पहले हम स्टैंडर्ड आउटपुट टर्म देख लेते हैं, ये क्या होती है। तो द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी ये वो आउटपुट है जो हमें मॉनिटर पर या स्क्रीन पर या LCD पर, जिसे हम लोग कहते हैं, नज़र आती है। जैसा आपका मोबाइल फ़ोन है तो उस पर LCD है या LED की वो स्क्रीन बनी हुई है। आपका कैलकुलेटर है तो वहाँ पर जब आप कैलकुलेटर के बटन्स को प्रेस करते हो ना, 2+3, ठीक है, तो वो जो बटन है वो बेसिकली कीबोर्ड है। और जब आप टाइप करते हो और आपको कैलकुलेटर की छोटी सी स्क्रीन के ऊपर वो जब टाइप हुआ डाटा नज़र आ रहा होता है तो वो आउटपुट होती है आपके पास। अब आउटपुट फंक्शंस आ जाते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड फॉलोइंग आउटपुट फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और आउटपुट फंक्शंस या इनपुट फंक्शन ये हमारे पास अलग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज क्या है? प्रिंट एफ एंड पुट्स, और इसकी भी डिटेल हम इसी चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रिंट एफ फंक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये आ जाता है, आपका 2 दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। और मोर ओवर जब ट्रेस द आउटपुट या ट्रेस द एरर है तो उसमें भी ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन लाजमी यूज़ होगा। तो अब हम देखते हैं कि लॉन्ग में या ये शॉर्ट में क्वेश्चन जो सा है वो किस तरह आता है या इसकी फुली अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करवाना। जैसा अभी आपको अपने मॉनिटर या अपनी स्क्रीन पर जो सा है ये लेक्चर नज़र आ रहा होगा, या आप कोई भी जब अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो आपको नज़र आता है। तो इसी तरह प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है? डिस्प्ले करवाता है आउटपुट ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर मीन्स स्क्रीन पर। इट कैन डिस्प्ले, इंपॉर्टेंट इसकी ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस लाइन को समझ जाते हैं तो समझेंगे आपने फिर प्रिंट एफ के फंक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये डिस्प्ले क्या क्या करवा सकता है? इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। कांस्टेंट क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 9 में हमने किया था कि कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस तरह इंटीजर कांस्टेंट है 9, 8, और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात करें तो 2.8, और अगर हम बात करें कैरेक्टर कांस्टेंट की तो वो कॉमा यानी सिंगल कॉमा और एज और फिर कॉमा आ जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने किए थे जो कि डबल कोटेशन में लिखे जाते हैं। और या ये हमें किसकी डिस्प्ले करवा सकता है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी हम लोग जो उनसे हैं प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए सिंपली टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कांस्टेंट को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन स्क्रीन।
इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, स्पेसिफाइड का मतलब होता है मखसूस और फॉर्मेट कहते हैं तरीके को, यानी एक मखसूस तरीके में वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। तो स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्यों आ रहा है? क्योंकि टेक्स्ट को डिस्प्ले का फॉर्मेट अलग है, कांस्टेंट के अलग होते हैं, और कांस्टेंट में मैंने अभी रिपीट भी किया है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर या स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इसी तरह वेरिएबल्स जो उनसे हैं वो हमारे पास 4 हैं, फ्लोट है, और इसके बाद लॉन्ग है, लॉन्ग डबल है, इंट है, शॉर्ट है। तो हर वेरिएबल की डाटा टाइप अलग होती है, तो उसकी वैल्यू को भी जो उनसे है हम डिस्प्ले करवा सकते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ये आपके एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन है कि विच आउटपुट फंक्शन इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन सी लैंग्वेज, तो वो आपका printf फंक्शन है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड कहते हैं तलफ़ुज़ करना यानी बोलना, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? प्रिंट और एफ को हम अलग प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर हमने प्रिंट एफ को लिखना इकट्ठा है, यानी प्रिंट के साथ ही एफ को जोड़ के लिखना है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रिंट एफ। सिंटैक्स है जी, प्रिंट एफ है, और ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं, फिर है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्मेट स्ट्रिंग हम किसको कह रहे हैं, और कॉमा के बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है, और क्या यही सिंटैक्स हम फॉलो करते हैं या इसकी वेरिएशंस भी आती हैं। वेरिएशंस मीन कि इस सिंटैक्स को थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ भी यूज़ किया जा सकता है या नहीं। तो सिंटैक्स में अब हम सबसे पहले डिस्कस किस चीज़ को करेंगे? फॉर्मेट स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग हमने पढ़ा था कि अ कांस्टेंट दैट इज रिटन इन डबल कोटेशन। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है कि इट इज़ गिवन इन डबल कोट्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फोकस ऑन द वर्ड मे का मतलब मई का महीना नहीं, बल्कि मे का मतलब है कि ये मुश्तमिल हो सकती है किस किस पर? टेक्स्ट पर। अब टेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये वो मैसेज होता है जिसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। जिस तरह आप लोग अपने मोबाइल से कोई मैसेज टाइप करते हो, तो जो लेटर आपने कैपिटल टाइप किया, जो लेटर आपने स्मॉल टाइप किया, कोई डिजिट टाइप कर दिए, कोई सिंबल टाइप कर दिया, तो वो एज इट इज़ मैसेज उन सब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। तो ये मैसेज को डिस्प्ले करवाते हैं ऑन द स्क्रीन। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी हम कहाँ पर लिखते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखते हैं, क्योंकि इट मे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग मुश्तमिल हो सकता है टेक्स्ट पर और फॉर्मेट स्पेसिफायर पर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है? तरीके को महसूस करने वाला। और ये क्या महसूस करता है? इट स्पेसिफाइज, ये ख़ास कर देता है हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड, कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरह डिस्प्ले करवाया जाएगा। और तीसरा आ जाता है एस्केप सीक्वेंस, ये भी आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इन तीनों पार्ट्स में से हम टेक्स्ट भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, और एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या इन तीनों को हम इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ये सिर्फ आउटपुट के तरीके को स्पेसिफाई करता है। जिस तरह अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि सिंटैक्स एक साइड पे लिखा हुआ है, प्रिंट एफ को सेंटर में लिखा गया है, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका जो सा लेफ्ट साइड पर है, फिर इनके साथ बुलेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे नंबरिंग है, तो ये इस चीज़ को भी स्पेसिफाई कर देता है। एग्जाम्पल फॉर्मेट स्ट्रिंग विद ओनली टेक्स्ट, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है इन चीज़ों की, याद आपने इसको करना है इन चीज़ों को, इस स्लाइड को और इस स्लाइड को जो हमारी इससे बैक वाली थी, ठीक है। कि ये प्रिंट एफ फंक्शन जो सा है ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाता है। जबकि ये जो आपके पास आएगा नेक्स्ट लेक्चर, यानी ये स्लाइड, ये आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है और इसको बड़ी अच्छे तरीके से समझना है। जब ये समझ आ जाएगी तो आप प्रिंट एफ के फंक्शन का जो उनसे क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग विद ओनली टेक्स्ट, अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ टेक्स्ट हो तो क्या होता है? तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम बनाए सी लैंग्वेज में जो किसको डिस्प्ले करे? पाकिस्तान को स्क्रीन पर। तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि प्रोग्राम जो वर्ड है, ठीक है, इसके
3 आपके पास पार्ट होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पर, एक मेन फंक्शन पर और एक कर्ली ब्रेसेस जिन्हें हम डेलिमिटर्स भी कहते हैं या बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। तो जो प्रोग्राम वर्ड है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैश, क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश से शुरू होती है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नेम है। फिर stdio.h ये हेडर फाइल है। और हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये कलेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हुए हैं। यहाँ पे लेने का मकसद क्या है, क्योंकि जो printf है वो हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन की डेफिनेशन यानी हाउ दिस फंक्शन विल वर्क कहाँ पे लिखी हुई है, stdio.h में। फिर हैश इंक्लूड canio.h, अगर canio.h आया है हेडर फाइल तो डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई फंक्शन हम यूज करेंगे प्रोग्राम में। फिर वाइड मेन पैरेंथेसिस, ये वो प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। फिर डेलिमिटर्स हैं जिन्हें हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं या बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। नो लुक एट दिस, ये वो आपकी स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन है जो स्क्रीन पर किसको प्रिंट करके देगी, पाकिस्तान को। तो printf इज एन आउटपुट फंक्शन डैश बाय printf और ये इसके पैरेंथेसिस डबल कोटेशन का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, किस किस पे मुश्तमिल हो सकता है, टेक्स्ट पे। तो अभी हम सिर्फ टेक्स्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है डबल कोटेशन में, इसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। गेट सी एच फंक्शन होता है canio.h का। इसके 2 पर्पज़ हैं, लेकिन हर प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच लगाने का पर्पज़ ये होता है कि ये टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर देता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। तो ये हम इसी चैप्टर में इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कर्ली ब्रेसेस यानी बॉडी ऑफ प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। जब हम ये सोर्स कोड लिख लेंगे, बिकॉज एवरी कोड और एवरी प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स कोड, ठीक है। एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज का सोर्स कोड नहीं होता, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है, डायरेक्टली उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोड में टर्बो C++ के अंदर कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की यूज होगी Alt+F9। ये भी आपके MCQs का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट द शॉर्टकट कीज पर कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो आपने आंसर बस इतना भी लिखना होता है Alt+F9 एंड CTRL+F9। तो पहले हम टर्बो C++ के अंदर Alt+F9 करेंगे, फिर एग्जीक्यूट या रन करने के लिए Ctrl+F9 करेंगे। जैसे ही Ctrl+F9 को प्रेस करेंगे तो आपके मॉनिटर पर, दैट इज द मॉनिटर या स्क्रीन पे क्या टाइप नजर आ जाएगा आपको, पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें हमने ऑलमोस्ट अपने कोड की कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, कोई 7 के राउंड अबाउट हमने लिखी हैं, 3 ठीक है, और ये 1 7 है। लेकिन मॉनिटर पे हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, मॉनिटर में हमने पाकिस्तान को जो डबल कोटेशन के अंदर printf में लिखा है ये सिर्फ नज़र आ रहा है। वाई? क्योंकि printf इज एन आउटपुट फंक्शन। फिर है जी फॉर्मेट स्ट्रिंग विद ओनली टेक्स्ट की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज 2 स्टैटिक हैं, फिर 1 डॉट हार्डवर्क और फिर स्टैटिक है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि printf के लिए ये चारों की चारों चीज़ें यानी सिंबल भी, फिर 1 भी, फिर डॉट भी और फिर हार्डवर्क भी क्या है, टेक्स्ट है। तो सेम लाइक हैश इंक्लूड stdio.h क्योंकि ये प्रोग्राम का आंसर है, हैश इंक्लूड canio.h ये भी प्रोग्राम का आंसर है। वाइड मेन पैरेंथेसिस ये वो प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। कर्ली ब्रेसेस है। नाउ printf और printf में अब हमने डबल कोटेशन में क्या लिखा है, 2 स्टैटिक 1 डॉट हार्डवर्क। तो ये स्टैटिक हार्डवर्क 1 डॉट और ये स्टैटिक, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है जी। और जैसे जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी एंड कर्ली ब्रेसेस। मॉनिटर पे क्या होगा, जैसे ही हम Alt+F9 करने के बाद Ctrl+F9 करेंगे तो हमें मॉनिटर पे नज़र आ जाएगा 1 डॉट हार्ड वर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट स्ट्रिंग विद फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये कंसिस्ट हो सकता है किस पर, टेक्स्ट पर,
फॉर्मेट स्पेसिफाइड पर भी। तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड देखते हैं हम क्या होते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो अब ये याद रखें, जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है या किसी कांस्टेंट की वैल्यू को, तो तब हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाएंगे। तो प्रोग्राम का आंसर क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, और वाइड मेन जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी, कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ प्रोग्राम, और इसमें क्या है, इंट y, असाइनमेंट ऑपरेटर 34, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एनीवन रिमेंबर कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए हमें डाटा टाइप चाहिए होती है, वेरिएबल का नाम चाहिए होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथ्स में इसे इज इक्वल टू कहते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड द इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। और 34 क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है जी, वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसको खत्म कर रहा है। नो प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, क्योंकि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्प्ले। अब यहाँ पे डबल कोटेशन है, दैट इज द कंट्रोल स्ट्रिंग, या जिसे हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा हुआ है। ठीक है, और इसमें वैल्यू ऑफ y इक्वल, अब मैं इसको इक्वल कह रही हूँ, यहाँ तक वैल्यू ऑफ y इक्वल ये टेक्स्ट है। फिर फॉर्मेट, अब ये परसेंटेज नहीं है, ना ही ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, ये क्या है, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर d है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी किसकी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा, y वेरिएबल की। तो अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग खत्म हो रही है या फॉर्मेट स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो कॉमा के बाद क्या लगाया गया है, वेरिएबल का नाम। किस वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। फिर है जी गेट सी एच, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, एंड कर्ली ब्रेसेस। मॉनिटर है, हम लोग कंट्रोल प्लस F9 करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वैल्यू ऑफ y इक्वल 34। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट मैसेज होता है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, वी कैपिटल है वैल्यू का, तो यहाँ पर भी वी कैपिटल है। ठीक है, फिर ऑफ इक्वल, यहाँ तक तो ये आ गया। फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या करता है, ये हमें बताता है या ये स्पेसिफाई करता है हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो मेमोरी में वेरिएबल के पास वैल्यू क्या थी, 34, तो डैश y की वैल्यू हमें यहाँ पे 34 डिस्प्ले हो गई है। फिर है जी फॉर्मेट स्ट्रिंग विद एस्केप सीक्वेंस, यानी राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप में नेवर ऊपर वाली लाइन में और गिव अप नीचे वाली लाइन में, तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो प्रोग्राम का आंसर हमने क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, कर्ली ब्रेसेस। प्रिंट एफ है, ये डिस्प्ले करेगा किसको, डबल कोटेशन में नेवर /n गिव अप, और डबल कोटेशन क्लोज। अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, कंट्रोल स्ट्रिंग में यहाँ पे नेवर एक टेक्स्ट है, गिव अप भी टेक्स्ट है, लेकिन /n क्या है, हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है, और इस एस्केप सीक्वेंस का काम होता है न्यू लाइन पे डाटा को डिस्प्ले करवाना। गेट सी एच, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, कर्ली ब्रेसेस। मॉनिटर है हमारे पास, हम पहले Alt + F9 करके अपने इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में, और फिर CTRL + F9 करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे हमें अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, नेवर गिव अप। अब ये नीचे वाली लाइन पे क्यों गया है, क्या इसके बिहाइंड रीजन है, तो रीजन इज द एस्केप सीक्वेंस /n है, क्योंकि हमने एस्केप सीक्वेंस का पढ़ा था कि ये जब कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर या फॉर्मेट स्ट्रिंग में यूज होती है तो इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट किस तरीके से आएगी ये उसको महसूस करता है। नेक्स्ट वन है जी प्रिंट एफ में सिंटैक्स। अगर देखें तो सिंटैक्स के दूसरे पार्ट में क्या था, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो पहले आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे डबल कोटेशन ही है सिर्फ हमारे पास। लेकिन जब हम इससे प्रीवियस स्लाइड को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉमा के बाद y लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इट मीन्स y इज अ पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट कहते हैं जी वैल्यू को,
और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में ये है कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकते हैं जिनको हमने स्क्रीन के ऊपर जो चाहे कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये भी मुश्तमिल हो सकती है कॉन्स्टेंट्स पर, वेरिएबल्स पर और एक्सप्रेशंस पर। ये तीनों चीज़ों में से कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकती हैं और तीन की तीन भी हो सकती हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे पास? जो एक सिंगल रिजल्ट देते हैं और ये कंसिस्ट होते हैं ऑपरेंड एंड ऑपरेटर पर, जस्ट लाइक 4 + 8। तो 4 और 8 ये दो ऑपरेंड है और प्लस एक ऑपरेटर है, तो ये एक्सप्रेशन है। whose values are to be printed on the screen and displayed on the screen, इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ईच आर्ग्यूमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और इसमें अगर, क्योंकि ये लिस्ट है ना, अगर आपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, एक्सप्रेशंस की करवानी है या कांस्टेंट की, तो हर एक को हम सेपरेट किसे करते हैं? कॉमा से। तो ये हमारा एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिर द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज प्रिंटेड, फोकस कीजिएगा इन दो लाइन पे कि जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, यानी जो वेरिएबल या कांस्टेंट या एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है, उसे प्रिंटेड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड, ठीक है जी। किसके मुताबिक? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है रिलेटेड, रेलिवेंट, जो ताल्लुक रख रहा होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफाई कौन सा? जो हमने लिखा होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। मींस अगर हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई डी लिखा है तो वो हमें इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। अगर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लिखा है तो फिर किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी? फ्लोट पॉइंट की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इट्स यूज इज ऑप्शनल, हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। दैट्स वाई हमने यहाँ पर जब डिस्प्ले करवाया ना एस्केप सीक्वेंस को, तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं ले रहे। लेकिन जहाँ पर हमने वेरिएबल की या कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है या एक्सप्रेशन की, तो तब हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है जी। तो दैट्स वाई इट्स यूज इज ऑप्शनल, हम नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। किसको? आर्ग्यूमेंट लिस्ट को। प्रिंट ए फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नाउ रिमेंबर, इसको अंडरस्टैंड आपने लाजमी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आया तो आपने ये भी लिखना है और पीछे ये जो सा है ये भी आपने डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट एफ डबल कोटेशन सी लैंग्वेज एंड डबल कोटेशन क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होगा हम वहाँ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, और स्किप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या यूज़ नहीं कर सकते? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे पास मॉनिटर है तो अब जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी? विल डिस्प्ले सी लैंग्वेज ऑन स्क्रीन एज printf कंसिस्ट ऑफ ओनली टेक्स्ट इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज यूज्ड। इसको आपने याद नहीं रखना, लेकिन आपने अंडरस्टैंड ज़रूर करना है कि जो ऊपर वाली हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी? सी लैंग्वेज की। ये डिस्प्ले करवाएगी स्क्रीन पर किसको? आपके सिर्फ टेक्स्ट को, क्योंकि वही हमने उसमें लिखा हुआ है, तो सी लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट कैसी आएगी, थोड़ा सा आप इसको आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। तो देखें यहाँ पर डबल कोटेशन है, फिर स्टैरिक है, फिर /n है और फिर 2 स्टैरिक है। तो स्टैरिक बेसिकली टेक्स्ट है हमारे पास। तो जब ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी तो तब क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टैरिक एक ऊपर वाली लाइन पे और /n नीचे वाली लाइन के बाद आगे कितने स्टैरिक लगे हुए हैं? 2। तो आउटपुट ये आएगी। और आपके जो ट्रेस द आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के पेपर में या आपके कॉलेज के पेपर में, वो भी ऐसे ही होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। फिर प्रिंट अ फंक्शन विद सिंगल आर्ग्यूमेंट। विद सिंगल आर्ग्यूमेंट मीन आप एक ही वैल्यू ले रहे हैं। वो एक वैल्यू वेरिएबल की हो सकती है, एक्सप्रेशन की हो सकती है या कांस्टेंट की। फॉर एग्जांपल, इंट m असाइनमेंट ऑपरेटर 56, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है और इंट डाटा टाइप का है। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क्स इक्वल फॉर्म में स्पेसिफाइड d, m, क्योंकि अब हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। उसके लिए हमें फॉर्म में स्पेसिफाइज लाजमी लगाना पड़ेगा। अब m की डाटा टाइप क्या है? इंट है। तो डैश वाई यहाँ पे क्या लगा है? फॉर्म में स्पेसिफाइड d m। तो इस m का, इस आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक यहाँ पर है फॉर्म स्पेसिफायर के साथ, जबकि मार्क्स इक्वल क्या है? इट इज़ अ
टेक्स्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल m ऑन स्क्रीन एज printf कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट मार्क्स इक्वल इन फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड m वेरिएबल इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज यूज्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, मार्क्स इक्वल 56, क्योंकि ये मार्क्स इक्वल तो टेक्स्ट एज इट इज आ गया। फॉर्म में स्पेसिफाइड डी खुद आउटपुट में नहीं आता, बल्कि ये पता करता है कि आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल कौन सा आ रहा है और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है जी। इसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन विद सिंगल आर्ग्यूमेंट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम प्रिंट एफ प्राइस इक्वल फॉर्म स्पेसिफाइड डी कॉमा 77। ये मैंने क्यों ली है, ये इसलिए क्योंकि हमने जब प्रिंटफ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था और आर्ग्यूमेंट में भी पढ़ा था कि इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब क्या प्रिंट होगा, प्राइस इक्वल, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, और फॉर्म में स्पेसिफाइड डी किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, कांस्टेंट इंटीजर 77 को। फिर इंट बी असाइनमेंट ऑपरेटर 12 है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन मैंने ली है, ठीक है। रेंट प्राइस इक्वल फॉर्म में स्पेसिफाइड डी कॉमा, आर्ग्यूमेंट अभी भी ए की यूज हो रहा है, ठीक है। और b प्लस 10 ये एक्सप्रेशन है, b के पास वैल्यू क्या है, 12 है, 12 प्लस 10 करेंगे तो क्या बनेगा, 32। तो इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारे पास, जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो रेंट प्राइस इक्वल, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पे 12 प्लस 10 किया तो क्या आंसर आ गया, 22 आ गया। फिर है जी प्रिंट एफ फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, यानी अब एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट आ गए हैं। जब एक से ज्यादा आएंगे तो क्या यूज करने हैं हमने, कॉमा। 4 ग्रेड असाइनमेंट ऑपरेटर ए सिंगल कोटेशन में है, ये भी वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, 4, वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रेड असाइनमेंट ऑपरेटर, और सिंगल कोर्स में क्या है, ए है। इंट m असाइनमेंट ऑपरेटर 12 है, ये भी हमारे पास वेरिएबल क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क्स इक्वल फॉर्म स्पेसिफाइड डी स्लैश n ग्रेड इक्वल फॉर्म स्पेसिफाइड c। तो यहाँ पर क्या होना है, मार्क्स इक्वल, ये टेक्स्ट है, फॉर्म स्पेसिफाइड डी किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, m की, और फिर स्लैश n है, न्यू लाइन आ जाएगा, ग्रेड इक्वल, ये भी टेक्स्ट है, फॉर्म स्पेसिफाइड c किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, ग्रेड वेरिएबल की। और यहाँ पे देखें ये m और ये ग्रेड सेपरेट किससे हो रहे हैं, कॉमा से हो रहे हैं। तो ये वो एग्जांपल है आपके लिए बेस्ट कि जहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना कि कंट्रोल स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, स्केप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स। तो यहाँ पे देखें ये तीनों चीज़ें यूज हो रही हैं, टेक्स्ट भी है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स भी है, स्केप सीक्वेंस भी है, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी आ गई है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, मार्क्स इक्वल 12, क्योंकि m के पास वैल्यू क्या है, 12 है, और ग्रेड इक्वल a, क्योंकि a क्या है, ये वो वैल्यू है जो ग्रेड वेरिएबल को असाइन की गई है। मोर ओवर ये ग्रेड a जो सा ये कांस्टेंट कैरेक्टर है, तो रिमेंबर कांस्टेंट कैरेक्टर जो से जब स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले होता है ना, तो वे सिंगल कोट्स यूज नहीं होते। टेस्ट क्विज क्विक रिव्यू लेते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ इनपुट फंक्शन इन सी। तो सी के अंदर कौन कौन से इनपुट फंक्शन यूज होते हैं, 4 इनपुट फंक्शन हैं। फर्स्ट वन क्या है, स्कैन एफ, गेट चे एंड गेट्स। राइट अ सी स्टेटमेंट टू डिस्प्ले फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर साइंस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको आप डिस्प्ले किसके थ्रू करवाएंगे, हमने प्रिंट ऑफ फंक्शन पढ़ा है तो डेफिनेटली उसके थ्रू करवाएंगे, लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट लेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, या फॉर्मेट स्पेसिफाइज को भी यूज करेंगे, या एस्केप सीक्वेंस स्लैश n को भी। और राइट अ सिंगल सी स्टेटमेंट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल एंड फ्लोट वेरिएबल। तो सेम लाइक जिस तरह ये तीनों क्वेश्चन है ना, इसी तरह के आपके क्वेश्चन जो उनसे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं प्रिंट एफ से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो इनपुट फंक्शन है उनके नाम आ जाते हैं, या ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसको आपने प्रिंट करना है। तो ट्राई टू सॉल्व इट, और अगर आप इसका आंसर कमेंट में देना चाह रहे हैं तो लाजमी दीजिएगा।